हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। हाँ, इससे पहले के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको यार बोर्ड पे लिखा कुछ मिल रहा होगा, पहले जान लेते ये क्या है और यहाँ ये आपको कहाँ जरूरत पड़ने वाली है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आएंगे। तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले ये चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पीपीटी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पीपीटी क्या है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले ये चीज को समझ लेते हैं। क्या होता है, बहुत बार रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट जो है ना कुछ ऐसा बन जाता है जो रिएक्शन मिक्सर में सॉल्युबल नहीं होता है। रिएक्शन मिक्सर में मतलब वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्युबल नहीं होगा तो फिर होगा क्या? तो वो बॉटम पे, वैसल के बॉटम पे जाकर जमा हो जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। तो ऐसे जो इनसॉल्युबल है और जो बॉटम पे जाकर सेटल डाउन कर जाए, इसे ही हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। अब कुछ प्रेसिपिटेट का तो कलर नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रेसिपिटेट का कलर होता है और बहुत बार क्वेश्चंस आपको प्रेसिपिटेट से रिलेटेड भी दिख जाते हैं। समझ रहे हो प्रेसिपिटेट क्या होता है? लिखने की जरूरत है क्या प्रेसिपिटेट का मतलब? प्रेसिपिटेट को देखो यार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इनसॉल्युबल, अरे यार, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस which settle down in the रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, इन द रिएक्शन मिक्सचर। ऐसा, तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट के बारे में। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रेसिपिटेट जो होते हैं उसके कलर होते हैं, तो अब इसी के बारे में अपने जाने को कौन से प्रेसिपिटेट के कौन से कलर होते हैं ये सब पहले मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये आपको आगे चलकर जरूरत पड़ने वाली है। पहला क्या है? PbI2, लीड आयोडाइड। देखिए नेम तो मैं बताऊंगा ना, ऑलरेडी यार वो चीज़ तुम लोगों को सिखा चुके हैं, तो उम्मीद है कि यार उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लीड आयोडाइड, इसका कलर क्या होता है? येलो। क्या कलर होता है? येलो, येलो प्रेसिपिटेट। AgCl क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जिसमें से यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो चीज। जैसे AgCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BSO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी जब भी अभी आगे मैं रिएक्शन लिखूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। तो Ag क्या होता है? AgCl बनाकर नीचे जाकर प्रेसिपिटेट कर जाता है और उस प्रेसिपिटेट को हम पहचान सकते हैं उसके कलर से। व्हाइट प्रेसिपिटेट है मतलब AgCl रहा होगा। लेकिन बेरियम सल्फेट का भी प्रेसिपिटेट जो होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी जो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का ही होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट ऐश होता है। ऑलरेडी यार मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग तुम लोगों को बताए हैं। मैग्नीशियम रिबन का जब बर्निंग करते हैं तो उससे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और जो कि व्हाइट ऐश कलर का कंपाउंड होता है। ऑलरेडी यार ये चीज़ पहले भी रिएक्शन में हम लोग बात कर चुके हैं। जिंक देखो मेटल, जिंक मेटल का कलर क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट। जिंक मेटल जो होता है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का दिखता है। तुम लोग देखे भी हो गया, जिंक कलर जो होता है वो क्या होता है? जिंक कलर सिल्वरी व्हाइट। CuS ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना यार ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फाइड। Ag का कलर देखो तो ये ग्रेइश व्हाइट होता है। FeSO4 ग्रीन सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। FeSO4 आयरन सल्फेट, कलर क्या होता है? ग्रीन सॉल्यूशन, याद रखना है ये चीज आपको। CuSO4 ब्लू सॉल्यूशन, ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मार्क, ये 3 स्टार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का, तो ये हो गया, ये हो गया, और कॉपर सल्फाइड भी इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट Fe2O3, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। Fe2O3 रस्ट समझते हो ना, जंग, तो Fe2O3 होता है और वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। PbNO3 लीड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन, ये रिएक्शन ऑलरेडी यार हम स्टार्टिंग के दिन में ही बताए थे तुम लोगों को। लीड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट भी कलरलेस, मैग्नीशियम सल्फेट भी कलरलेस। ठीक है, तो ये सब कलरलेस वाले। देखो यार कलरलेस इससे पहले देखा था नहीं, तो कलरलेस में ये 3 हो गया, 1 2 3 और कलरलेस दिखेगा। हाँ, ये CuCl का ग्रीन सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा PbCl2 एंड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सब भी ग्रीन होता है, सॉरी कलरलेस होता है। तो कलरलेस में 5 आ गया। लीड नाइट्रेट, ऐसा बोल सकते हो, लीड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट,
ये दोनों कलरलेस हैं। इसके अलावा जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी कलरलेस है। CuCl, यहाँ CuCl2 होगा, ठीक है, CuCl2। कॉपर क्लोराइड, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन सोल्यूशन होता है, ठीक है। इतना आप लोग याद करना। चलिए इधर हो गया। इसका कुछ मेटल्स है, मेटल्स का भी कलर आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा। कॉपर रेड ब्राउन, कॉपर का कलर क्या होता है? कॉपर रेड ब्राउन। मैग्नीशियम सिल्वर व्हाइट, लीड ब्लूइश ग्रीन, आयरन ग्रे। तो ये कुछ मेटल्स जिसका कलर आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं जिंक और सिल्वर दो और मेटल थे ना, उसको मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, जिंक का कलर क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट। और एक क्या बच गया? Ag, Ag का होता है ग्रेइश व्हाइट। ये एक जगह आ गया, चलो ठीक है ना। ये सारे के सारे मेटल एक जगह आ गए। ये सब मेटल का आपको याद रखना है, जिसमें से आपको जो जरूरी है ना, एक तो सिल्वर का हो गया और कॉपर का एक रेड ब्राउन बहुत बार यूज होगा, ठीक है ना। बाकी मेटल का याद रखना यूज पड़ता ही है और कोई भारी चीज़ भी नहीं यार। मेटल का तो कलर जानते ही हो तुम लोग। तो ये सब कुछ कुछ कलर्स थे जो आपको याद रखने, ये सब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ ये सब यूज आने वाला है। तो अब आप लोग भी यार नोट कर लो इसको, उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डालते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम सुने उससे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो तुम लोग फिजिक्स में सुने होंगे 9th क्लास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखो यार, यदि कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो यार हम एक डायरेक्ट में पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसका डेफिनेशन पे आऊँगा। ओके, मान लो यार हमारे पास एक CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। AQ का मतलब एक्वस होता है यार। देखो मैं लिख देता हूँ, ये एक्वस का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। यदि कहीं सॉल्वेंट वाटर है तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। अंडरस्टूड है कि वहाँ वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है और बहुत सारा वाटर है, समझे। जैसे हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, तो उस मिक्सचर को हम लोग, उस सॉल्यूशन को हम लोग NaCl एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब NaCl, सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है ना, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में यदि डिसॉल्व कर दिया तो AQ लगा देंगे, इसका मतलब वहाँ सॉल्वेंट वाटर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मत समझना वाटर है तो वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है। यदि वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता तो ऐसे केस में हम AQ नहीं लिखते, फिर हम H2O को अलग से लिखते हैं। यदि AQ लिखा गया, वाटर तो प्रेजेंट है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हमें वाटर कहीं मान लो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता तो ऐसे केस में H2O को फिर अलग से भी लिखना होता, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे जिंक कोई मेटल है, सॉलिड। मेटल तो सॉलिड ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। होता क्या यार, देखो जब हम लोग, हमारे पास एक वेसल लिए जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना, क्या होता है कलर? ब्लूइश कलर होता है, ब्लू कलर होता है। याद रखना यार, बहुत मैंने डबल या ट्रिपल स्टार किया था कि कॉपर सल्फेट का कलर आपको याद होनी ही चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लिख देगा आप ब्लू कलर सॉल्यूशन, अब ब्लू कलर सॉल्यूशन तो आपको समझना पड़ेगा वो कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहा है, समझे। हाँ, तो इस तरह से कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, जिंक हमने उसी में ऐड कर दिया। यानी हमारे पास एक वेसल था, कंटेनर था, उसमें कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया था, हमने जिंक मेटल को उसमें डिप कर दिया, डाल दिया। जैसे ही जिंक को उसमें ऐड करेंगे तो तुरंत तो रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। फेड का मतलब वो ब्लू कलर थोड़ा सा गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, ये मतलब है। तो होता ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्जर्व होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और सवाल में पूछा भी जाता है ये बार, बहुत बार। तो अब हो क्या रहा है यार ऐसा, तो देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली जिंक जो होता है ना, वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब कॉपर को वहाँ से हटाकर जिंक उस जगह को ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो फिर मिल जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस यहाँ से कॉपर हो गया अलग। और जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, कलरलेस। मान लो यदि जिंक सल्फेट का कलर रेड होता तो फिर सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता, बट ये देखा गया कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब जिंक सल्फेट का कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया।
इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया, जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। ये सब चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिंक का कलर क्या होता है, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट। और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रेइश वाइट। तो ये सब चीज़ याद रखना तुम लोग। हाँ बाय द वे इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं, बट दो इसमें से दो कलर आपको याद होनी चाहिए। एक कॉपर का कलर, ये इंपॉर्टेंट में आता है, और कॉपर सल्फेट का कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो जिंक मेटल था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जिंक के जगह पे हम कोई भी मेटल रख देंगे तो क्या ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो यार हमने जिंक के जगह पे, मान लो हमने जिंक के जगह पे रख दिया आयरन मेटल रख दिया, मैग्नीशियम रख दिया, सिल्वर रख दिया, ओके ये सारा हमने रख दिया। तो क्या जैसे जिंक डिस्प्लेस का उसी तरह से आयरन भी डिस्प्लेस करेगा, क्या उसी तरह से मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करेगा, क्या उसी तरह से कॉपर भी डिस्प्लेस करेगा। तो अब हम ये कैसे बताएंगे, तो देखो यार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंडीशन है, तो उसी कंडीशन में होगा। रिएक्शन कब होगा, जब ये वाला जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव हो इस कॉपर से, तभी ये रिएक्शन होता है। यदि ये जो मेटल है यदि ये लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होता है। मतलब ये कि यदि ये वाला लेस रिएक्टिव है तो ऐसे में यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ये मोर रिएक्टिव है तो ये फिर आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये खुद जगह बना लेगा कॉपर की जगह पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, समझे। तो अब बात आती है कि कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, ये हम लोग कैसे जानेंगे, मतलब कौन डिस्प्लेस करेगा कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यार इसके लिए हम लोग एक पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आने से पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिएक्शंस, मैं पूरा तरह से लिखता हूं, दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट लिखता हूं, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound, are called displacement reaction, are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन, यानी डिफाइन करने को आया तो आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव, अरे से लिखा ना, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है यार कौन इसमें से, जैसे मैं बात करूँ जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सिल्वर, इसमें से कौन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकेगा और कौन नहीं कर सकेगा, ये कैसे देखें। तो इसके लिए अभी हमने क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है यार, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही आता है रिएक्टिविटी सीरीज से, एकदम कन्फर्म है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखो इसमें जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आता है, एक काम करते हैं हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे अभी आगे इसका यूज पड़ेगा, मान लो Fe है, Mg है, Ag है, ऐसा था। सबसे पहले पोटेशियम, मोर रिएक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen and then copper, Hg, Ag, Pt, Au। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है देन ऑल दिस।
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लीड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, पीटी क्या होता है? प्लैटिनम, एयू क्या होता है? गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये जो भी है ये वाला आगे वाला मोर रिएक्टिव है और ये जो पीछे वाले वो लेस रिएक्टिव है। अब ये याद रखना है आप, मैं याद करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली आपको कहीं भी दिख जाएगा ये ट्रिक। केदारनाथ का माली, ठीक है ना, अलग अलग तरीका है, जो भी आप तरीके से याद रख सकते हो बस याद रखना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना छापा, क्या याद रखना है? छापा, CHAPA, छापा। चलो पहले समझ लेते हैं। केदारनाथ, इसमें देखो पोटेशियम के लिए के से पोटेशियम, के से केदार, नाथ Na सोडियम, का Ca का, Ca क्या पढ़ना है? का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा तो जिंक, जरा के लिए जिंक, फीके आयरन Fe फीके Fe आयरन, पकाता पी से पकाता, पी से पीबी, लीड है के लिए हाइड्रोजन, और ये छापा है। छापा गए तो कॉपर, H से मर्क्यूरी Hg, C से Cu H से Hg। अब A है सिल्वर के लिए, P है प्लेटिनम के लिए और Au है गोल्ड के लिए। मतलब ये A, अब इसमें ये कैसे याद हो? Ag और Au में दोनों A आ गया, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली Ag और Au में A तो कॉमन है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली G और U में पहले कौन आता है? G आता है, तो G आता है इसलिए ये Ag पहले आ जाएगा, Au बाद में आएगा, समझे? तो Ag इधर, फिर Pt, फिर Au गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद होनी चाहिए। याद 2-4 बार इसको पढ़ोगे ना यार, याद हो जाएगा। थोड़ा भी लग रहा होगा अजीब, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, छापा, थोड़ा लग रहा होगा ऐसे, कोई बात नहीं, 2-4 बार पढ़ना। उसके बाद तुम लोग भी घर में मम्मी पापा के सामने केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है करने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्यों लिखवाया, ये चीज़ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखो यार, अभी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यदि मैं जिंक यहाँ पे लेता हूँ, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का रिएक्शन कराता हूँ, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। तो रिएक्शन देखो यार, जिंक, यदि जिंक इस कॉपर से मोर रिएक्टिव रहा तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलो चेक करते हैं जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन है। जिंक और कॉपर में, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, कौन मोर रिएक्टिव है? जो इसमें आगे है वो मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इसका मतलब जिंक तो डिस्प्लेस कर देगा, यस ये रिएक्शन होगा। मान लो जिंक के जगह पे आयरन ले लिए होते तो क्या ये रिएक्शन होता? देखते यार, आयरन कहाँ है? आयरन, क्या आयरन कॉपर से आगे है? यस, कॉपर यहाँ, आयरन यहाँ, आयरन अगेन मोर रिएक्टिव है, आयरन है तो ये भी रिएक्शन, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। क्या मैं मैग्नीशियम लेता तो क्या ये रिएक्शन होता कॉपर सल्फेट के साथ? तो यदि सिल्वर लेता, सॉरी मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, समझ रहे हो? इसी तरह से मान लो हम Ag लेते, सिल्वर लेते, तो क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता? चेक करते हैं। Ag यहाँ है और कॉपर यहाँ है, इस दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? कॉपर है, और यदि कॉपर है मोर रिएक्टिव तो ऐसे केस में यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, समझे? हाँ, तो इसलिए इस तीनों के साथ तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसके साथ नो रिएक्शन। तो इसलिए हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दिख जाए कि CuSO4 के साथ विच ऑफ दिस मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ CuSO4 सॉल्यूशन, और विच ऑफ दिस एलिमेंट विल नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐसा आपको क्वेश्चन दिख सकता है। 4 ऑप्शन यदि रहा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? Ag सिल्वर। समझ में आया? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब, ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस ये समझ में अब आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले यार इसे नोट कर लो। तो देखो यार, इसके अलावा एक तो रिएक्शन अभी हम लोग देख लिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ उस रिएक्शन को। CuSO4 एक्वस है, ठीक है ना, मैं एक्वस नहीं लिख रहा हूँ। जिंक के साथ क्या बनाया था? जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस होता है, प्लस सी कॉपर रेड कलर होता है, ठीक। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा था, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिए, तो इसीलिए आप लोग को यार 2-3 एग्जाम्पल तो याद रखना ही है, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो याद रखना यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन तो याद हो गया और हमें एग्जाम्पल याद नहीं है, तो एटलीस्ट हर जितने भी टाइप्स के पढ़ाए ना सभी का 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक। तो जो याद रखना हो याद रख लेना। एक तो ये हो गया। दूसरा इसी तरह से CuSO4 प्लस मान लो मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो ये देखना कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा,
तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज यार मैं मिटा दिया, काम करता हूँ मैं फिर से लिखता हूँ। क्या बताते हैं, केदारनाथ का माली है तो मैग्नीशियम, आलू जरा फीके पकाता है, इसके आगे क्या होगा, छापा। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, पी से पीटी प्लैटिनम गोल्ड। इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैग्नीशियम कॉपर में मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, ऑलरेडी यार देखे हुए, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्शन होगा। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ ना, Cu छापा, Hg देन Ag देन Pt देन Au, इसको लिखा हुआ रहने देते हैं, यूज़ पढ़ने वाला है इसका इसलिए। चलो तो यहाँ पे बन गया MgSO4 प्लस Cu। MgSO4 का भी कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। ये सब कलर याद ना भी रहे तो चलता है, बस इंपॉर्टेंट कलर आपको यार याद रखना है। CuSO4 का कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैग्नीशियम का कलर क्या होता है, मैग्नीशियम भी सिल्वरी वाइट होता है। मैग्नीशियम रिबन देखना है, बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखेगा, मैग्नीशियम रिबन, ये भी क्या होता है, सिल्वरी वाइट। ठीक है, आप लिख लेना तुम लोग। मान लो CuSO4 को मैं आयरन के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, तो ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट प्लस Cu। आयरन सल्फेट का कलर याद रखना जरूरी है, ग्रीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये तो हो गया फोर्थ। और भी देखो यार इस तरह का रिएक्शन, CuCl2 प्लस Pb, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले तो यार ये चेक करना है कि क्या Pb इस Cu को डिस्प्लेस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता चला रिएक्शन ही नहीं हो रहा और हम लिख दिए रिएक्शन, ऐसा भी नहीं करना है। तो Pb और Cu में मोर रिएक्टिव कौन है चेक करो, Pb यहाँ है, Cu कौन है, आगे कौन है, Pb है ना, इसका मतलब रिएक्शन तो होगा। रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बना दो, Pb को Cu को जगह पर रख दो, PbCl2 प्लस Cu। अब देखिए रखने का मतलब, डिस्प्लेस करने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैलेंसी रूल को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यार याद रखना, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे ना किसी का कंपाउंड का, तो हमेशा वैलेंसी रूल को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार PbCl2 लिख, यहाँ पे CuCl2 था बस Cu को हटाना Pb को ला देना, नहीं, वो देखना होगा वैलेंसी रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब ये कि Pb और यहाँ पे Cl तो आ रहा है, तो इसके द्वारा जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, जैसे Pb और Cl आया ना साथ में, जैसे Pb यहाँ पे आ जाएगा तो Pb और Cl बचेगा, तो इसके बीच फार्मूला क्या बनेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो लेड का वैलेंसी 2 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, ये ऑलरेडी यार बताया, तुम लोग को याद होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, PbCl2, समझे ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया। इसी तरह से चलो यार और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास AgNO3 प्लस Cu है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा कैसे बताएंगे, तो देखो यार Cu प्लस AgNO3, सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये चीज़ अपने को देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे देखेंगे, तो Cu और Ag में देखो यार मोर रिएक्टिव कौन है, Cu यहाँ, Ag यहाँ, कौन रिएक्टिव, मोर, Cu मोर रिएक्टिव है ना, तो Cu मोर रिएक्टिव है, हाँ तब तो ये Ag को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन होगा, क्लियर है ना। हाँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो CuNO3। अच्छा अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ तो देखो यार कॉपर का जो जनरली वैलेंसी होता है ना, जो मोर स्टेबल वैलेंसी होता है वो 2 होता है, 2 मतलब Cu और NO3 के बीच जब कंपाउंड बनेगा ना, तो Cu का 2 और NO3 क्या होता है, नाम याद है, नाइट्रेट आयन। ऑलरेडी यार बेसिक लेक्चर में इसे बताया हुए हैं, याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो फिर जाओ पहले याद कर लेना। यहाँ पे C और यहाँ पे NO3 क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस। अब प्लस क्या मिल जाएगा, Ag डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ से Ag बाहर हो जाएगा, समझे। हाँ ये तो हो गया। इसके बाद Fe प्लस HCl, चलो यार ये तुम लोग को बताना। अच्छा इसी में मान लो यार मैं ऐसा भी कर देता हूँ, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि मैं पूछ दूँ तो क्या बोलोगे, बता दो जरा यार। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो Ag क्या Cu को डिस्प्लेस कर पाएगा, पहले ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलो यार चेक करके बताओ डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
Ag यहाँ, Cu यहाँ, Ag तो लेस रिएक्टिव हो गया, ये वाला लेस रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, लेस रिएक्टिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए जरूरी था ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए था इस मेटल से, समझे। हाँ गुड, चलो यार ये तुम लोग को बताना है Fe प्लस HCl प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन मेटल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात आती है यार यहाँ पे कौन डिस्प्लेस होगा, इस वाले में तो कोई मेटल दिख ही नहीं रहा है, तो मेटल नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, होगा यार, हो सकता है, चेक करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे Fe और यहाँ पे H चेक कर लो यार, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन और हाइड्रोजन में कौन आगे कौन पीछे, तो आयरन तो यहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे, मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन, आयरन मोर रिएक्टिव, इसका मतलब आयरन डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, समझे। हाँ तो इसीलिए यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा और प्लस H अलग हो जाएगा H2 के फॉर्म में, समझे कि नहीं समझे बच्चे। हाँ आ रहा है ना समझ में तुम लोगों को, हाँ ये हो गया। इसी तरह से मान लो यार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं Na प्लस H2O। अच्छा रिएक्शन बैलेंस बहुत बार नहीं होगा, यहाँ पे जैसे रिएक्शन बैलेंस नहीं था कर दिए, और भी बैलेंस नहीं था रिएक्शन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2H लिख दो, ठीक है। जहाँ जहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं हो वहाँ तुम लोग कर लेना यार, ठीक है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम लोग यार को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैंने नहीं ध्यान दिया तुम लोग भी नहीं दिए तो ऐसे में तुम लोग का मार्क्स कट जाएगा। मेरा तो मार्क्स कटने वाला है नहीं, हमको तो एग्जाम देने जाना है नहीं, एग्जाम तो तुम लोग को देना है, तो इसीलिए तुम लोग को यार मैं बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं भूलना, नहीं तो 1 मार्क्स काट लेगा, 2 में से 1 मार्क्स काट लेगा, 1 मार्क्स का तो आधा मार्क्स काट लेगा, ऐसा समझे। तो इसलिए गलती नहीं करना तुम लोगों को। Na प्लस H2 यहाँ पे रिएक्शन होगा तो कैसे होगा यार, बता यार तुम लोग जरा सोच कर। यहाँ पे सर Na किसको डिस्प्लेस करेगा, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, हाँ कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यार समझो जरा तुम लोग, H2O को मैं क्या लिख सकता हूँ, HOH लिख सकता हूँ, H2O H प्लस OH माइनस से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे क्या सोडियम इस H प्लस को डिस्प्लेस कर सकता है, जरा इस चीज़ के बारे में सोचो। तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, देख लेंगे यार सिंपली कि सोडियम H प्लस से मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव। यदि ये मोर रिएक्टिव निकला H प्लस से तब तो यार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यदि ये लेस रिएक्टिव निकला तो नहीं हो पाएगा। चेक करो Na कहाँ है, यहाँ दिख गया, H कहाँ है, बहुत पीछे, Na तो हमारा यार आगे है ना, Na मोर रिएक्टिव है ना, Na मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaOH। यहाँ से H प्लस को हटाएगा, यहाँ से NaOH प्लस, यहाँ से H हटा तो H क्या बना देगा, H2 बना देगा, हो गया काम खत्म। अब रिएक्शन को बैलेंस करना तो बैलेंस कर लो, तुम लोगों का काम है। सोडियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो जा रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, कुछ गलती हो जा रहा है मेरे से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, गलती हो गया था। रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2Na प्लस 2H2 इट गिव्स 2NaOH प्लस H2 ओनली होगा, ठीक है। तो इस तरह से यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इतने सारे एग्जाम्पल थे, बहुत बार सवाल आपसे फंसाने के लिए बोल सकता है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मान लो यार सिंपली आपको ऐसा कोई रिएक्शन लिख कर दे दिया गया, मान ले ठीक है ना, कि Cu प्लस HCl, ये क्या बना देगा, Cu प्लस HCl। तो तुम लोग क्या हो सकता है, जोश में Cu प्लस HCl ना, तो ये CuCl2 प्लस H2 बना देगा, फिर रिएक्शन को बैलेंस भी कर दोगे। यदि ये लिखते हो प्रोडक्ट तो बताओ यार ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला है, Cu क्या H प्लस को डिस्प्लेस कर पाएगा, चेक करो जरा यार, H यहाँ से यहाँ, H इज मोर रिएक्टिव देन Cu, H इज मोर रिएक्टिव, Cu तो लेस रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस काहे का करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए CuCl2 प्लस H2 रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन यही यदि Cu के जगह पे हम मान लो मैग्नीशियम रख दें, क्या रिएक्शन होगा, यस तब रिएक्शन होगा। मान लो इसको हम 10 बना देते हैं Mg प्लस HCl, तो इट गिव्स MgCl2 प्लस H2। हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे, वो तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम H से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम H से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, समझे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड, मतलब बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चंस हम लोग पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे मिक्स्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अभी आप लोग यार ये कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो, और यार याद रखना है, 2-3 एग्जांपल तो याद ही रखना है।
ठीक है ना। तो चलो यार आप लोग ये नोट कर लो, और अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उस पर बेस्ट क्वेश्चन है ना अगले लेक्चर में करेंगे। अभी ये लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करते हैं। ओके, तो आप लोग यार जितना भी पढ़ाई किया उतना पहले कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा मिलते हैं। अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।